चलो अपने क्या पढ़ रहे थे? वन पढ़ रहे थे या प्राकृतिक वनस्पति पढ़ रहे थे? प्राकृतिक वनस्पति। और प्राकृतिक वनस्पति को हम पढ़ रहे थे, एक तो सदाबहार, है ना? सदाबहार पढ़ ली थी ना, जहां वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है, तापमान 20 डिग्री से अधिक रहता है, वृक्षों की लंबाई है वो 60 मीटर के आसपास पाई जाती है ना? और इसमें क्या है, सभी प्रकार के वृक्ष हैं वो मिले जुले रूप में मिलते हैं, इसलिए इसे सदाबहार वन बोलते हैं, क्योंकि जो मिले जुले प्रजाति के वृक्ष होते हैं वो एक साथ अपनी पत्तियां नहीं गिराते, पत्तियां गिराने का समय उनका अलग अलग होता है, इसलिए देखने में लगता है कि यह वन कभी भी पत्तियां नहीं गिराते, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहा जाता है। ये पढ़ा था हमने। कौन कौन से वृक्ष होते हैं इसमें? एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिनकोना, आयरनवुड, बांस, ताड़, नारियल, ये वृक्ष पाए जाते हैं इसमें। चलो आज आगे पढ़ते हैं, इसके बाद हम अर्ध सदाबहार वन 2 नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, अर्ध सदाबहार वन। सदाबहार वन वहां पाए जाते हैं जहां वर्षा 200 सेमी से अधिक होती है, और अर्ध सदाबहार वन वहां पाए जाते हैं वहां वर्षा 200 सेमी से कम होती है। तो लिखिए, वर्षा 200 सेमी से कम। वर्षा कितनी होती है? 200 सेमी से कम होती है। तापमान लगभग उतना ही होता है, ज्यादा कोई तापमान में बाकी किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हम एक बात और लिखेंगे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन वनों में सदाबहार वनों की तुलना में इन वनों में सदाबहार वनों की तुलना में वर्षा कम होती है। वर्षा क्या होती है? कम होती है। अगली बात इसमें जो हमें ध्यान रखनी है, सबसे अच्छे वन या अपने कहें सबसे लंबे जो वन होते हैं, जो ज्यादा सघन होते हैं, वो सदाबहार होते हैं। उनका जो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ रूप है वो अर्ध सदाबहार वन है, और अर्ध सदाबहार वन का थोड़ा सा पिछड़ा हुआ जो रूप होता है उसे अपने पतझड़ वन बोल देते हैं, पर्णपाती वन बोल देते हैं, या आर्द्र पर्णपाती वन जिन्हें बोल देते हैं। तो सबसे ऊपर तो कौन सा वन होता है? सदाबहार। और इसके बाद में जो एक वन है जिसे अपने बोल देते हैं पर्णपाती वन। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? अर्ध सदाबहार। ये जो अर्ध सदाबहार वन है ना, ये सदाबहार और पर्णपाती के बीच का वन है। एक ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार, तो एक ये बात हम इसमें लिखेंगे, लिख दीजिए आप कि ये वन सदाबहार तथा आर्द्र पर्णपाती वनों का मिश्रित रूप है। मिश्रित रूप है। ये जो वन है ये सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों का मिश्रित रूप है, दोनों के बीच की किस्म के रूप में है ये। इसमें कौन कौन से वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं? तो अधिकांश वृक्ष तो वही है जो सदाबहार के अंदर पाए जाते हैं। इनके अलावा इनमें कौन कौन से वृक्ष है? तो इसमें हम लिख सकते हैं साइडर, होलक और
केल वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। तो लिखिए प्रमुख वृक्ष। साइडर, होलक और केल। इनके अलावा अगर जैसे कोई नाम आ जाए ना, जैसे एबोनी है, महोगनी है, आयरनवुड है, रबड़ है, उनके अगर नाम आ जाए और उनके अंदर ऑप्शन के अंदर सदाबहार वन नहीं लिखा हुआ, तो उन्हें हम किस में शामिल करते हैं? अर्ध सदाबहार में शामिल करते हैं। तो वो सारे वृक्ष और उनके साथ में 3-4 ये वृक्ष, ये हमें ध्यान रखना, उनको बार बार हमें लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब अपने बात करें कि अपने जैसे कुमायूं हिमालय है, गढ़वाल हिमालय है, या हम कहें जो उत्तराखंड का जो हिमालय वाला भाग है और हिमाचल प्रदेश का हिमालय वाला भाग है, यहाँ पर ब्रिटिश काल के अंदर क्या है, जब अंग्रेजों का अधिकार था भारत पर, उस समय यहाँ पहले ओक वृक्ष पाए जाते थे। ओक, ओक प्रजाति होती है वृक्षों की, वे वृक्ष पाए जाते थे। फिर क्या किया गया, उन ओक वृक्षों को काट लिया गया और उन ओक वृक्षों के स्थान पर चीड़ के पेड़ लगाए गए। चीड़ के वृक्ष लगाए गए। क्यों लगाए गए चीड़ के वृक्ष? क्योंकि चीड़ के जो वृक्ष होते हैं, इनकी जो लकड़ी होती है वो ओक वृक्ष की लकड़ी के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती है और लंबे समय तक चलती है। और अंग्रेजों ने क्या किया, चीड़ के वृक्ष लगा करके उन वृक्षों की लकड़ी से रेल की पटरियां बनाई गई, रेल के डिब्बे बनाए गए, और जो विदेश है जैसे यूरोप के अंदर फर्नीचर बनाने के लिए चीड़ की लकड़ी को यहाँ से भेजा गया। तो अगर हमसे ये प्रश्न अपने एनसीईआरटी के अंदर सीधी लाइन दी हुई है, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, भी ओक है, ओक भी किसी प्रजाति का है, इसी प्रजाति के अंदर आ जाता है, और इसके स्थान पर कौन सा वृक्ष लगाया गया था, और वृक्ष लगाने के पीछे, चीड़ का वृक्ष लगाने के पीछे कारण क्या था। तो एक बात लिख देते हैं अपने कि गढ़वाल व कुमायूं हिमालय में, गढ़वाल व कुमायूं हिमालय में ओक वृक्ष के स्थान पर ब्रिटिश काल में चीड़ के वृक्ष लगाए गए। चीड़ के वृक्ष लगाए गए। और इन चीड़ के वृक्षों का जो उपयोग है, ये क्या उपयोग किया गया, तो एक तो रेल की पटरी बनाने के अंदर इसका उपयोग किया गया। रेल की जब पटरी बनाई जाती है तो उसके बीच में इस प्रकार से आड़े, आजकल तो ग्रिट से बने हुए होते हैं, है ना, वो टुकड़े लगाए जाते हैं। पहले ग्रिट वाला सिस्टम नहीं होता था, पहले जो टुकड़े लगाए जाते थे वो किसके लगाए जाते थे? लकड़ी के लगाए जाते थे। और लकड़ियों के अंदर सबसे मजबूत लकड़ी कौन सी होती है? चीड़ की। तो चीड़ के जो वृक्ष थे इनको लगाया गया था। चीड़ के वृक्ष अपने कह सकते हैं कि पहाड़ी जो क्षेत्र है उत्तर वाला, इस क्षेत्र में ज्यादा पाए जाते हैं। अब सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है ना, इनके बारे में एक बात हम थोड़ी सी वैसे देख लेते हैं कि ये वन इतने संघन होते हैं, जिसमें सदाबहार वन तो इतने ज्यादा संघन होते हैं कि कई बार तो क्या है कि जब वर्षा होती है ना, तो वर्षा की बूंद जब उन पेड़ों के ऊपर गिरती है तो उस बूंद का पानी जमीन पर पहुंचने में 10 मिनट लग जाती है उसको। यानी कि इतने ज्यादा संघन वन होते हैं। शेर नहीं रहता सदाबहार वनों के अंदर। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वृक्ष इतने पास पास होते हैं कि शेर शिकार नहीं कर सकता उनके अंदर। दूसरे जानवर उसके अंदर, शेर भी नहीं रहता, दूसरे जानवर भी उसमें कम पाए जाते हैं। ज्यादा मात्रा के अंदर चिड़िया रहती है यहाँ पे।
और शेर तो इसमें बिल्कुल ही नहीं रहता, क्योंकि संघन वन होने के कारण क्या है, उसमें शिकार कर पाना संभव नहीं है, दौड़ नहीं सकता उसके अंदर। इतने पास पास में वृक्ष होते हैं, वृक्ष के तने के ऊपर बेलें लिपटी रहती है, सूर्य की जो रोशनी है वो भी बहुत कम मात्रा के अंदर के अपने भूमि पर पहुंच पाती है, पहुंचती नहीं है, इतने संघन होते हैं और इतने पास पास होते हैं और इतनी विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे होते हैं कि उनका आर्थिक महत्व भी नहीं होता। उनको काटा जाना भी क्या है, एक तो संभव नहीं है, अगर काटेंगे तो एक किसी प्रजाति का वृक्ष है, एक किसी प्रजाति का वृक्ष है, इसलिए इन्हें काटा भी नहीं जाता। आर्थिक दृष्टि से सदाबहार वन है वो महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। अब हम लिख रहे थे अर्ध सदाबहार वन। तो अर्ध सदाबहार वन में हमने देख लिया कि वर्षा है वो सदाबहार वन से कम होती है, सदाबहार में 200 सेमी होती है, इसमें 200 सेमी से कम होती है। लगभग वृक्ष वही होते हैं, साइडर है, होलक है, केल है, या कोई एक आधा ओक है, ये वृक्ष यहाँ पे और पाए जाते हैं। ये प्रमुख रूप से बातें हमें इसमें ध्यान रखनी। अब हम अगले प्रकार की चर्चा करते हैं। अगला प्रकार हम लिखते हैं मानसूनी वन। वनों का तीसरा प्रकार, ये नोट कर लिया ना सभी ने? लिखो मानसूनी वन। या इन्हें कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। मानसूनी वन या उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, या इन्हीं का एक नाम और मिलता है पतझड़ वन। एक नाम और लिख सकते हैं आप, पतझड़ वन। या इन्हें कहा जाता है पतझड़ वन। वर्षा इन्हें चाहिए 70 से 200 सेमी तक। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं, ये विस्तृत है। एक ये बात हमें इनमें ध्यान रखनी। मानसूनी वन की प्रमुख विशेषता की अगर अपने बात करें कि एक तो ये ग्रीष्म काल के समय जब गर्मी शुरू होती है उस समय साल में एक ही बार पत्तियां गिराते हैं। तो लिखेंगे वर्ष में एक बार। कौन से काल में? ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सारे वृक्ष ग्रीष्म काल के अंदर ही पत्तियां गिराएंगे। अलग अलग किस्म के जो पौधे होते हैं उनके पत्तियों को गिराने का समय भी अलग अलग होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अब इस वन की विशेषता क्या है? और इस वन की विशेषता है कि जहां मानसूनी वन पाए जाते हैं ना, वहां एक किस्म के पौधे एक साथ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगर मान लो कहीं शीशम है, मान लो उदाहरण के रूप में अपने समझे, तो फिर शीशम ही शीशम है, सफेदा है कहीं तो फिर सफेदा ही सफेदा है, तो उसका आर्थिक महत्व क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। क्योंकि एक प्रजाति के वृक्ष एक साथ पाए जाते हैं तो उन्हें काटना आसान होता है, क्योंकि
ज्यादा मात्रा के अंदर होंगे तो उन्हें काम में लाया जा सकता है। मान लो एक पेड़ सफेदे का होता, एक शीशम का होता, एक बबूल का होता, ऐसे होते तो वो काम आते क्या? कोई काम नहीं आते। कोई फर्नीचर बनाने वाला भी नहीं लेके जाता कि वो भी कम से कम सोचेगा कि जो लकड़ी है कम से कम एक प्रकार की, तो इनका क्या है महत्व तो ज्यादा होता है, क्योंकि एक साथ एक ही प्रजाति के वृक्ष क्या पाए जाते हैं, इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। तो लिख देंगे एक बात देखिए, देश में सर्वाधिक आर्थिक महत्व वाले वन मानसूनी वन। अगली बात इसके अंदर अपने इसी में नोट कर सकते हैं कि जो वृक्ष है वो एक ही प्रजाति के पाए जाते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं समान क्षेत्रीय वृक्षों की अधिकता। समान क्षेत्रीय वृक्षों की अधिकता, यानी कि एक ही प्रजाति के जो वृक्ष है वो एक साथ ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम और बात करें इसमें, हम थोड़ी सी करते हैं तुलना। एक तरफ तो हम पढ़ते हैं सदाबहार जो वन है वो, और दूसरी ओर हम पढ़ते हैं मानसूनी, या जिन्हें क्या बोलते हैं पतझड़ी वन बोलते हैं, उनको पढ़ते हैं। तो जो वृक्ष है, वृक्ष की जो लंबाई है वो सदाबहार में क्या है अधिक है, और मानसूनी में क्या है कम है। सदाबहार वनों की जो पत्तियां होती है वो अधिक चौड़ी होती है, और इन वनों की जो पत्तियां हैं वो कम चौड़ी होती है। इन वृक्षों की जो लंबाई है, तो लिखी थी लंबाई तो, ये जो पेड़ होते हैं ये सीधे अधिक होते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं सीधे। तना होता है वो क्या होता है सीधा होता है सदाबहार वन के अंदर। और जो पतझड़ वन है इनके अंदर वृक्ष फैलता जाता है, वृक्ष का फैलाव अधिक होता है। तो हम उसमें लिख देंगे कि ऊंचाई कम, फैलाव अधिक। सदाबहार वन होते हैं वो अधिक कठोर होते हैं, सदाबहार वनों के मुकाबले मानसूनी जो वन होते हैं वो क्या होते हैं कम कठोर होते हैं। ठीक है, एक ये बात हमें इसमें ध्यान रखना। ये नोट कर लिया इधर वाला, यहां तक बात समझ में आ रही है ना सभी के?
जो मानसूनी वन है ये जल की उपलब्धता के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे यह वन जल की उपलब्धता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जहां जल ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा वो होंगे आर्द्र पर्णपाती वन या आर्द्र मानसूनी वन। जहां जल कम उपलब्ध होगा वो होंगे शुष्क पर्णपाती वन या शुष्क मानसूनी वन। तो जल की उपलब्धता के आधार पे दो प्रकार है, एक है शुष्क पर्णपाती या शुष्क मानसूनी वन, और दूसरे हैं आर्द्र पर्णपाती या आर्द्र मानसूनी वन। जो शुष्क है वहां तो वर्षा होती है 70 से 100 सेमी के बीच में, और जहां आर्द्र है वहां वर्षा होती है 100 से 200 सेमी के मध्य। तो सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं इसमें पढ़ लेते हैं शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क पर्णपाती वन कितनी वर्षा होगी यहाँ शुष्क पर्णपाती में? तो 70 से 100 सेमी के बीच में वर्षा होती है। विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत का मध्यवर्ती भाग है वहां, गुजरात, उत्तर प्रदेश का पश्चिम वाला भाग, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों के अंदर शुष्क पर्णपाती वन की अधिकता पाई जाती है। तो लिखेंगे विस्तार प्रायद्वीपीय भारत, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये प्रमुख रूप से इसमें शामिल किए जाते हैं। कुछ क्षेत्र इसमें बिहार के भी शामिल कर लिए जाते हैं जहां वर्षा कम होती है, उन्हीं क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है। प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं इसमें? शुष्क पर्णपाती वनों के अंदर वृक्षों की अपने बात करें तो इसमें पलास, अमलतास, बेल, खेर, तेंदू, अक्सलवुड, इस प्रकार के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं। तो लिखिए पलास, अमलतास, बेल, खेर, तेंदू, तेंदू, अक्सलवुड, अक्सलवुड, ये वृक्ष इसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। जिसमें खेर जो वृक्ष होते हैं, खेर वृक्ष से कत्था तैयार किया जाता है, और जो तेंदू वृक्ष होता है, तेंदू वृक्ष से क्या बनता है? बीड़ी बनती है तेंदू वृक्ष से। ठीक है, ये दो बातें हमें ध्यान रखनी है इसमें। अगला प्रकार पढ़ते हैं इसका आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन में वर्षा कितनी होती है? 100 से 200 सेमी के बीच में वर्षा होती है।
तो लिख सकते हैं अपने विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है। विस्तार में एक तो लिखिए पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी भाग है वहां तो सदाबहार वन है। देखो ये ऐसे, ये प्रायद्वीपीय भारत है और ये पश्चिमी घाट है। ये इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, पर्वत श्रृंखला के रूप में ये इधर वाला भाग है। यहाँ तो वर्षा ज्यादा होती है, 200 सेमी से ज्यादा होती है, तो यहाँ तो कैसे वन पाए जाते हैं, सदाबहार, या सदाबहार नहीं है तो कहीं अर्ध सदाबहार। ये वाला भाग है यहाँ वर्षा कम होती है, 200 सेमी से कम होती है, 100 सेमी से 200 सेमी के बीच में होती है। तो यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, मानसूनी वन। और मानसूनी में कौन से है, तो आर्द्र मानसूनी वन, ठीक है, या आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पाए जाते हैं। वर्षा यहाँ पर 100 से 200 सेमी। और कौन सा क्षेत्र आता है इसके अंदर, तो आगे लिखते हैं हम इसमें हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र। गिरिपद का मतलब क्या होता है, जैसे ये पहाड़ है, पहाड़ का ये जो ढाल है, ढाल के आसपास वाला जो क्षेत्र है ना, ये गिरिपदीय क्षेत्र कहलाता है। पहाड़ी ढाल, हिमालय के जो दक्षिण वाले ढाल है वहां इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि हिमालय के दक्षिणी ढाल में वर्षा ज्यादा होती है। ठीक है, आगे लिखिए इसके बाद उत्तरी पूर्वी राज्य, उत्तरी पूर्वी राज्य, उत्तरी पूर्वी के अंदर कौन से आ गए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, है ना, ये सारे आ जाते हैं। तो लिखिए उत्तरी पूर्वी राज्य। और कौन सा क्षेत्र आता है इसमें, तो इसमें झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, इन राज्यों के अंदर भी ये वृक्ष पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि वृक्ष कौन से पाए जाते हैं। तो लिखिए प्रमुख वृक्ष, तो लिखो प्रमुख है वृक्ष, इसमें लिखिए साल, सांगवान, शीशम, महुआ, आंवला, कुछ मात्रा के अंदर चंदन के वृक्ष, ये इसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनमें भी कई बार क्या प्रश्न पूछा जाता है, इनमें पूछ लिया जाता है कि सांगवान के वन ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। भी सांगवान के वृक्षों की अधिकता जहाँ ज्यादा होगी उसे कौन सा वन बोल देंगे, सागवान का वन बोल देंगे। तो लिखिए सागवान, सागवान ये दो राज्यों के अंदर ज्यादा पाया जाता है, एक तो मध्य प्रदेश के अंदर और एक महाराष्ट्र के अंदर। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अंदर होशंगाबाद और जबलपुर का जो क्षेत्र है, और जबलपुर यहाँ, और महाराष्ट्र के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है चंद्रपुर। इन क्षेत्रों में सागवान के वृक्षों की क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। साल कहाँ पाए जाते हैं,
तो साल पाए जाते हैं हिमालय के दक्षिणी ढाल पर। हिमालय के दक्षिणी ढाल पर पाए जाते हैं। चंदन कहाँ पाया जाता है? तो कर्नाटक तमिलनाडु का जो पठारी क्षेत्र है, कर्नाटक तमिलनाडु का पठारी जो भाग है वहां पाए जाते हैं। और नोट लगा के एक बात और लिख दीजिए, पठानकोट कहाँ पे है? नाम सुना है क्या पठानकोट का? तो लिख दीजिए पंजाब के पठानकोट में, पंजाब के पठानकोट में साल की लकड़ी की प्रमुख मंडी है। ये प्रश्न आया हुआ है। साल की लकड़ी की मंडी कहाँ है? पठानकोट के अंदर। चंदन सबसे महंगे वृक्षों में से एक है ना? कहते हैं कि चंदन का जो एक वृक्ष होता है वो करोड़ रुपए का होता है। ऐसा सुनने में आपने भी सुना ही होगा, है ना? और चंदन का एक वृक्ष है वो लगभग कितने सालों में तैयार होता है? लगभग 10 साल लग जाते हैं उसे पौधे से वृक्ष बनने के अंदर। चंदन का उपयोग क्या है? चंदन का लेप करने में, चंदन का लेप करते हैं ना, माथे में टिक्का लगाते हैं। चंदन की लकड़ी के अंदर क्या आती है? खुशबू आती है। तो अमीर लोग हैं वो फर्नीचर भी चंदन की लकड़ी का बनवाते हैं। बार बार परफ्यूम सेंट डालने की आवश्यकता नहीं होती, घर के अंदर चंदन की लकड़ी लगी होती है तो खुशबू आती रहती है घर में, है ना? चंदन की लकड़ी के पास में कौन सा जानवर सबसे ज्यादा रहता है? सांप रहता है। इसका मतलब वीडियो देखते हो, है ना? वीडियो आती है क्या आगे? शॉर्ट वीडियो वो भी 4-5 दिन पहले डाली थी। तो चंदन कहाँ होता है? चंदन ज्यादा मात्रा के अंदर कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। उत्तर भारत में भी होता है। चंदन दो प्रकार का होता है, एक सफेद चंदन होता है, या सफेद को अपने पीला बोल सकते हैं, और एक लाल चंदन होता है। चंदन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पूजा के अंदर इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगला वन लिखिए, पर्वतीय या पहाड़ी वन। कितने नंबर वन है ये? मानसूनी वन जो पढ़ा था उसके बाद पर्वतीय या पहाड़ी वन। पर्वतीय या पहाड़ी वन। कितने बच्चों ने अधिगम क्लासेस वाला चैनल सब्सक्राइब कर रखा है? सारों ने कर रखा है? आपने आपने भी कर रखा है? आपने नहीं कर रखा, आप कर लेना अधिगम क्लासेस घिसाना नाम से, ठीक है? उस पे ये सारी वीडियो आती है। एक चैनल और भी है ना? जेके गुरुजी नाम से है। जेके गुरुजी लगाओगे तो आ जाएगा, नहीं है तो जेके गुरुजी जितेंद्र गुजारा लगा लेना, आ जाएगा। उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी वीडियो आती रहती है, ठीक है? छोटी वीडियो ज्यादा आती है, बड़ी वीडियो कम आती है। पर्वतीय या पहाड़ी वन, नाम से ही पता चल रहा है कि ये से वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? पर्वतों या पहाड़ों पर पाए जाते हैं। चलो लिखते हैं इसमें अपने, एक बात तो इसमें लिख देते हैं कि पर्वतीय
क्षेत्रों में विस्तृत वन, पर्वतीय क्षेत्रों में विस्तृत वन। अब एक बात अपने इसमें देखें कि सबसे ज्यादा इनका जो विस्तार है वो कहाँ है, तो कश्मीर से लेकर के असम तक। कैसे कश्मीर से लेकर के असम तक? इस प्रकार से हम भारत का मैप देखते हैं तो ये कश्मीर है, लद्दाख वाला क्षेत्र है, और इस प्रकार से ये यहाँ पे अपने देखें तो कश्मीर से लेकर के कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये नेपाल आ गया, इधर इधर सिक्किम आ गया, और इधर आगे असम और अरुणाचल वाला भाग आ गया। इस क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से पर्वतीय वन पाए जाते हैं। तो विस्तार में लिखेंगे विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, इन क्षेत्रों के अंदर ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। एक तो ये बात नोट करनी है। अब तक हमने पढ़ा था ना, उसमें क्या वृक्षों की जातियों के अंदर बदलाव नहीं आ रहा था, क्योंकि पठार है तो ठीक है, पठार है लगभग ऊपर से समतल है, मैदान के अंदर कोई पेड़ पौधे हैं तो ठीक है। वर्षा की मात्रा में कमी या अधिकता होने के कारण क्या है, उनकी प्रजाति में अंतर आ रहा था। लेकिन पहाड़ों का मामला कुछ अलग होता है। पहाड़ों का मामला अलग कैसे होता है? तो पहाड़ों का मामला ऐसे अलग होता है कि पहाड़ इस प्रकार से होते हैं, और पहाड़ों पर जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है ना। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। जब तापमान कम होगा तो तापमान के कम होने के कारण क्या है, वृक्षों की जो किस्म है उसमें भी क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। ये भी एक बात है। तो हम लिख देते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होने के कारण ऊंचाई की ओर जाने पर वनस्पति में भी अंतर पाया जाता है, या अंतर हो जाता है, या अंतर आ जाता है। ये बात हमें ध्यान रखनी। जैसे जैसे तापमान कम होगा, तापमान कम होने के साथ साथ वनस्पति में भी क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। टाइम तो नहीं हुआ ना अभी? कितने मिनट पड़ी है? 7 मिनट पड़ी है। कैसे गुजरेगी ये 7 मिनट? हम्म, थक गए होंगे लगते लिखते। लिखो, पर्वतीय वनों को पर्वतीय वनों को दो भागों में बांटा जाता है। अभी जो बांट रहे हैं ये हम बांट रहे हैं
भारत के अंदर दो प्रकार से, एक तो जो उत्तर भारत में पाए जाते हैं हिमालय के आसपास वाले क्षेत्र में, और बाकी जो दक्षिणी भारत के अंदर पाए जाते हैं जिसमें तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, इनके अंदर जो वन पाए जाते हैं। तो एक नंबर पे हम लिख देते हैं उत्तरी पर्वतीय वन, और दूसरा है दक्षिणी पर्वतीय वन। अब मुझे बताओ कि भारत के उत्तर में पर्वत ज्यादा ऊंचे हैं या दक्षिण में? उत्तर में। ठीक है भाई, उत्तर में पर्वत है वो ज्यादा ऊंचे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं उत्तरी पर्वतीय वन। उत्तरी पर्वतीय वन अब देखो भाई, उत्तरी पर्वतीय वन आप बता रहे हो कि ज्यादा ऊंचे हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि जो पर्वत ज्यादा ऊंचा होगा, जिसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, उसके तापमान में परिवर्तन भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। जब तापमान में परिवर्तन ज्यादा आएगा तो जैसे जैसे ऊंचाई बदलती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वृक्षों की प्रजातियों में भी अंतर ज्यादा आएगा। तो एक बात लिखते हैं और एक आपने भारत का मैप देखा होगा। एक भारत के मैप में आपने देखा होगा कि एक तो हिमालय का ये वाला भाग है, पश्चिम वाला भाग जिसे बोलते हैं अपने, और एक ये इधर जाते हैं तो ये हिमालय का पूर्व वाला भाग। यहां से ऐसे कौन सी रेखा गुजरती है, वो क्या नाम है उस रेखा का? मकर है, कर्क है? कर्क है। अब ये इधर, यहाँ तो हिमालय यहाँ है, और ये हिमालय घूमता घूमता ये ऐसे होता होता ये ऐसे यहाँ तक है, ऐसे हिमालय। तो कर्क रेखा से ये वाला हिमालय नजदीक है या ये वाला हिमालय? कौन सा? ये पश्चिमी हिमालय हो गया, इधर वाला। इधर वाला कौन सा हिमालय हो गया? पूर्वी हिमालय हो गया। कौन से वाला हिमालय अपने कर्क रेखा के और सागर के ज्यादा नजदीक है? पूर्व वाला। तो कुछ ना कुछ सागर का और कर्क रेखा का प्रभाव आएगा उस हिमालय पे, है ना? और पश्चिम वाला हिमालय सागर से भी दूर है और कर्क रेखा से भी क्या है? दूर है। तो अगर दूर है तो महाद्वीपीय जलवायु है, उसका भी यहाँ पर वृक्षों की प्रजातियों पर भी कुछ न कुछ प्रभाव आएगा। तो लिखते हैं हम, लिखिए पूर्वी हिमालय में। अब देखो, एक बात मुझे बताओ कि तापमान यहां ज्यादा होगा या यहां ज्यादा होगा? यहाँ क्यों ज्यादा होगा? कर्क रेखा के पास में है, नजदीक है। तो लिख दीजिए आप, लिखिए पूर्वी हिमालय में तापमान व आर्द्रता। पूर्वी हिमालय में तापमान व आर्द्रता पश्चिमी हिमालय से, पश्चिमी हिमालय से अधिक पाई जाती है। पूर्वी हिमालय में तापमान व आर्द्रता पश्चिमी हिमालय से अधिक पाई जाती है। यह अंतर, यह अंतर कर्क रेखा व कर्क रेखा व बंगाल की खाड़ी के
नजदीक होने कारण कारण है। ये कर्क रेखा और बंगाल की खाड़ी क्या पड़ती है, नजदीक पड़ती है इस भाग के, इसलिए यहाँ तापमान ज्यादा पाया जाता है। ये भाग कर्क रेखा और सागर से दूर पाया जाता है, इसलिए यहाँ है वो तापमान पूर्वी हिमालय की तुलना में कम पाया जाता है। अब देखो, वैसे अपने देखें, ये भूमध्य रेखा है, सबसे ज्यादा जो सूर्य की किरणें पड़ती है वो इसी क्षेत्र में पड़ती है ना। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ वाले भाग में तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये वाला जो भाग है ना, जो कर्क रेखा के पास में पड़ रहा है, यहाँ तापमान ज्यादा भी है और ऊंचाई पर जाने पर 4000 4500 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो ऊपर बर्फ भी जमी हुई। तो इस वाले भाग में सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, लेकिन जो ये वाला भाग है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो ठंडे क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति है वो ही ज्यादा मात्रा के अंदर पाई जाती है। तो ये यहाँ से क्या है, सीधे सीधे प्रश्न बन जाते हैं। तो लिख दीजिए आप, लिखिए पूर्वी हिमालय में पूर्वी हिमालय में विषुवत रेखा, या लिख सकते हो आप भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक की सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कथन कारण वाला प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। यहाँ से एक ये लाइन दे देगा कि ठीक है यहाँ सभी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कारण में लिख देगा कि यह क्षेत्र कर्क रेखा वह और किसके नजदीक पड़ता है,